गुड मॉर्निंग। आज पाइथन एड ऑन कोर्स का सेकंड क्लास है और आई एम वेरी सॉरी कि ये क्लास थोड़ा लेट से आ रहा है। आगे से ऐसा नहीं होगा, हर अल्टरनेट डे पे मैं एक क्लास लेके आऊँगा और एक दिन क्लास अपलोड करूँगा, दूसरे दिन आप पढ़ेंगे, एक दिन आपको पढ़ने का टाइम रहेगा। ओके, तो आज का टॉपिक क्या क्या है पहले हम लोग वो देख लें। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या कि डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अलग अलग पाइथन के फ्लेवर्स की बात करेंगे, मतलब कितने तरह का पाइथन है। फिर उस पाइथन के फीचर्स के बारे में बात किया जाएगा और हम लोग फीचर्स के साथ साथ हम लोग पाइथन कंसोल को देखेंगे और सम फेमस आईडीई जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, और उसके बाद पाइथन के लिमिटेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन करना क्या है कि आपको ब्राउज़र खोलना है और ब्राउज़र में गूगल में पाइथन लिख के इंटर कर देना है। जब पाइथन लिख के इंटर करेंगे तो ये python.org ये वाला साइट खुलेगा, इसको ओपन करना है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये खुलेगा हमको और यहाँ पे हमको देखिए, यहाँ पे एक हमको इंटरैक्टिव सेल का दिख रहा है। ये क्या है इसको बताता चलूँ। ये हमारा ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेल है। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो मेरा जो पाइथन कंसोल है वो ऑनलाइन यहाँ खुलता है, जिसमें हम कोई भी स्क्रिप्ट ऑनलाइन रन करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 8+6, ये हो गया, ठीक है। प्रिंट ये मेरा यहाँ रन करता है। कुछ अगर इंस्टॉल नहीं है पाइथन और हमें कुछ चेक करना है, कुछ टेस्ट करना है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो कम टू द डाउनलोड टैब। जब डाउनलोड टैब पे आते हैं तो आप देखिएगा यहाँ सोर्स कोड है, जो हम लोग बोलते हैं कि फ्रीवेयर है। सोर्स कोड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़, मैक ओएस, अदर प्लेटफॉर्म में बहुत सारा प्लेटफॉर्म पे है, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हम लोग उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग आते हैं विंडोज़ पे। जब हम विंडोज़ क्लिक करते हैं तो हमें ये पेज खुलता है। ये पेज में देखिए यहाँ पे लेटेस्ट पाइथन 3 रिलीज एंड 2 रिलीज। ये क्या है? पाइथन 2 और पाइथन 3 ये दोनों दो डिफरेंट लैंग्वेज है। पाइथन 2 का अपग्रेड पाइथन 3 नहीं है। पाइथन 2 अलग है, पाइथन 3 अलग है। और जैसे 2 भी खुद से इवॉल्व हो रहा है, मतलब 2.1, 2.2, 2.3 चल रहा है, वो भी हो रहा है और पाइथन 3 भी इवॉल्व हो रहा है अलग से। तो जो प्रोग्राम पाइथन 2 में रन करता था वो पाइथन 3 में रन नहीं करेगा और पाइथन 3 में जो रन करता है वो पाइथन 2 में, मतलब वो दोनों कंपैटिबल नहीं है। तो ये हो गया। तो फिर हम लोग कौन सा पाइथन यूज़ करेंगे? तो हम लोग पाइथन 3 यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि पाइथन 2 टू 2020 के बाद इसका सपोर्ट पाइथन जो वर्जी है वो बंद कर रही है। पाइथन 2 हमको 2020 के बाद नहीं मिलेगा, तो हम लोग पाइथन 3 की तरफ जाएंगे। ओके, सो कौन सा डाउनलोड करना है? अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप पाइथन 3 यूज़ कर सकते हैं। पाइथन 3.9 डाउनलोड कर लें। 64 बिट है तो 64 बिट, नहीं तो ये 32 बिट है, जहाँ 64 नहीं लिखा हुआ, ऑल 32 बिट। और एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर ही इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें। और अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ नहीं कर रहे हैं, विंडोज़ 7 और दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको नीचे 3.8 पे आना पड़ेगा। और इस तरह से तो मैं जिस मशीन से बना रहा हूँ वीडियो, यहाँ विंडोज 7 ही है। यहाँ पे सर्विस पैक का कुछ इशू आ रहा था तो 3.8 इंस्टॉल नहीं हो पाया, तो 3.7 इंस्टॉल करें। तो मैंने 3.7 वर्जन इंस्टॉल किया, डाउनलोड करके रखा है, इंस्टॉल आपके सामने करूँगा। अगर आप विंडोज 10 के बिलो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप 3.8 यूज़ कर सकते हैं। और 3.8 में कोई इशू आता है,
सर्विस पैक का, कुछ अपडेट करने का, कुछ सिक्योरिटी पैच का, और वो नहीं मिलता क्योंकि विंडोज 7 का भी सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है, तो इसलिए वो पैच मिला नहीं, तो 3.7 मैंने इंस्टॉल किया। ओके, तो मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे रखा है 3.7, इसको इंस्टॉल करना है। ओके, इंस्टॉल नाउ, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, ऐड पाइथन 3. तो इसको हमको क्लिक जरूर करना है, इसको नहीं बोलना, ये हमेशा चेक रहेगा। और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन बाद में कभी देखा जाएगा। इसमें एक्चुअली ये क्या है कि इसमें लोकेशन और कौन सा फीचर चाहिए, कौन सा फीचर नहीं चाहिए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, फिर हमको बाय डिफॉल्ट चाहिए एक इंस्टॉलेशन। ओके, बस इंस्टॉल हो, खत्म ही होने वाला इंस्टॉलेशन। तो ये इंस्टॉलेशन हम लोग खत्म हो गया, तो इंस्टॉल हो गया मेरा। तो आगे बढ़ने के पहले हम लोग पाथ की बात करते चले, पाथ क्या होता है। तो सबसे पहले पाथ देखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, पहले हम लोग पाथ देखते हैं क्या क्या है। हम लोग सॉरी, हम लोग खोलेंगे कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में फिर हम लोग खोलेंगे सिस्टम, सिस्टम या सिस्टम, सिस्टम एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल है, यहाँ पे हम लोग एक कोई देखते हैं, यहाँ पे यह पाथ, यह है पाथ, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको आप सबको बंद कर देते हैं, देखते हैं पाथ होता क्या है। हम लोग नोटपैड खोल के रखे, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इतना सारा पाथ है, सब दो पाथ को हम लोग सेमीकोलन से अलग अलग करते हैं, हम लोग देखते हैं। ये सारा पाथ हमारा सेट है।
एक मिनट बस हो गया। ये हो गया। इसके बाद कहाँ पे है मेरा ये वाला, यहाँ यहाँ ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। ये सारा पाथ है। पाथ क्या होता है कि जो वर्किंग फोल्डर है, जैसे हम CADB है ना, यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ADB, ठीक है। तो अब जैसे अभी हम लोग तो सी ड्राइव के आगे ADB दिख रहा है, वो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी हो गया, और हम dir करते तो वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सा एग्जीक्यूटेबल दिख रहा है, adb.exe हमारा ADB के अंदर में है। तो हम अभी वर्किंग डायरेक्टरी ADB में है, तो हमारा कोई भी कमांड ADB के अंदर वाला एग्जीक्यूट करेगा, बाहर का कोई नहीं करेगा। वैसा कोई भी ऐसा होता है बाय डिफॉल्ट, वैसा कोई कमांड जो इस फोल्डर में नहीं है, जिस वर्किंग डायरेक्टरी में अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो हमारा उसमें नहीं है, तो वो रन नहीं करेगा। तो अब इतना सारा एग्जीक्यूटेबल है मेरा, तो सबको रन कराने के लिए उस रिलेटेड पाथ में हमको उसको वर्किंग डायरेक्टरी बनाना, तब रन कराना बहुत मुश्किल है। तो एक दूसरा उपाय ये था कि हम पाथ सेट कर दें। पाथ सेट करने के बाद क्या होगा, हम कहीं से भी हम उसको एग्जीक्यूटेबल को रन करा सकते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम ADB में अभी नहीं है, जब यहाँ पे हम जैसे यहाँ एग्जीक्यूटेबल दिख रहा है ना, adb.exe, ADB हम रन कराते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत आसान से रन कर गया, क्योंकि यहाँ पे है। हम बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पे तो ADB नहीं है मेरा। अगर हम यहाँ चेक करें तो हमको ADB यहाँ पे वो exe नहीं मिलेगा, वो फोल्डर मिल रहा है, exe नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे ADB लिखते हैं तो रन कर जाता है यहाँ पे भी, ठीक है। होता क्या है, होता ये है कि जब हम कोई हम वहाँ एग्जीक्यूटेबल का नाम देके इंटर करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है, या जो यहाँ पे हम जो हमारा कमांड लाइन है, वहाँ पे वो उस वर्किंग डायरेक्टरी में उस कमांड को सर्च करता है रन कराने के लिए। नहीं मिलने पे वो फिर पाथ दिखता है, क्या क्या पाथ बताया हुआ है, तो पहले इस पाथ पे खोजेगा, फिर इस पाथ पे खोजेगा। तो इस तरह से सारे पाथ पे वो खोजेगा, और खोजने पे जहाँ मिलेगा रन करेगा। कहीं नहीं मिलने पे वो फिर बताएगा कि भाई ये नहीं रन करा सकते हैं, या फिर ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। तो ये हमारा होता है पाथ। जैसे देखिए जावा का जो कंपाइलर है और उसका जो इंटरप्रेटर है, वो कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो हमने सेट कर दिया है, तो हम कहीं से भी रन कराएंगे तो जावा में रन कर जाएगा। पाइथन का भी यहाँ पे पाथ सेट है, तो पाइथन के लिए हम पाइथन रन कराने के लिए वो इसको वर्किंग डायरेक्टरी बनाना आवश्यक नहीं है। इसको हटाते हैं और इसको रन करते हैं। मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है, ये हमारा, इसको भी बंद कर दें, ठीक। तो ये हमारा हो गया, पाथ का भी बात हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लेवर ऑफ पाइथन का। तो फ्लेवर ऑफ पाइथन में सबसे पहले आता है सी पाइथन, जो ट्रेडिशनल और बाई डिफ़ॉल्ट यही पाइथन यूज़ करते हैं हम लोग। और ये सी में और पाइथन दोनों में डेवलप हुआ है, हम लोग भी सी पाइथन ही यूज़ करेंगे। जाइथन और जे पाइथन JVM इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, और जो जावा प्लेटफॉर्म पे इसको रन कराने के लिए है, और यहाँ पर पाइथन का कोड जो है वो रन करके जावा जैसा क्लास फाइल बनता है। आयरन पाइथन जो है वो डॉटनेट के लिए है, डॉटनेट इंटीग्रेटेड जो एप्लीकेशन होगा, या डॉटनेट पे जो एप्लीकेशन बनेगा वो उसके लिए है। पाईपाई है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, और ये जस्ट इन टाइम के कारण थोड़ा सा परफॉर्मेंस में ये बेटर होता है। कोई भी पाइथन का कोड अगर पाईपाई में रन कराएं तो थोड़ा सा वो फास्टर रन करता है इन कंपेरिजन टू अदर। रूबी पाइथन रूबी प्लेटफॉर्म के लिए है, रूबी डेवलपर्स के लिए है। इसके बाद हमारा एनाकोंडा पाइथन है, ये बहुत बड़ा डेटा हैंडल करने के लिए है, और साइंटिफिक डेटा हो, डेटा साइंस हो, ये उसके लिए हम लोग एनाकोंडा ही यूज़ करते हैं। स्टैकलेस पाइथन जो है वो
सिंगल मेन थ्रेड में बहुत सारा छोटा छोटा टास्कलेट रन कराने के लिए, या फिर सिंपल भाषा में बोलें कि ये कंकरेंसी के लिए यूज होता है, जहाँ बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ हो और हमको कंकरेंटली सबको रन कराना हो, उसके लिए हम स्टैकलेस पाइथन यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद सम फ्यूचर फीचर की बात करते हैं, विशेषताएं क्या हैं पाइथन की। तो पाइथन की विशेषता में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न। इजी टू लर्न ही नहीं है, इजी टू टीच भी है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये इजी टू टीच भी है। कैसे? अगर हमको अभी जावा बताना है किसी को, या सी प्लस प्लस बताना है, या सी बताना है, और हमको एक एक साइड में पाइथन बताना है, और हम और मैं सबसे पहले उसको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो आप देखें कि अगर हम जावा की बात करें तो क्या लिखेंगे हम, क्लास ए बी सी, उसके बाद लिखेंगे हम लोग पब्लिक स्टैटिक void main string args println। इतना हम लिखेंगे तब मेरा एक दो तीन तीन लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। इसके बाद हम लोग को उसको सेव करना है। सेव करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है, और हमको डी क्लोन, यहाँ पे हमको लिखना है जावा सी ए बी सी, जावा सी ए बी सी डॉट जावा। ठीक है, ए बी सी डॉट जावा हम लोग लिखा, और इसका ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद बाइट कोड बनेगा, और बाइट कोड को फिर हम इंटरप्रेटर कॉल करके उसको रन कराएंगे। इतना टाइम क्यों लग रहा है, एक लाइन का तो कोड है। ओके, जावा ए बी सी। इतना काम करना पड़ा, एक तो आप क्लास बनाइए, फिर मेन मेथड कॉल कीजिए, उसके अंदर आर्गुमेंट पास करें, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट सेमी कोलोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। फिर कंपाइल भी दो लाइन में हो, एक बार कंपाइल होगा, एक बार फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, तब जाके मेरा बनेगा। तो ये सिस्टम था। दूसरी तरफ अगर हम मान लीजिए हम बोलते हैं कि आप सी सी में एक प्रोग्राम बनाना है, तो हम क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए ये ऐसा जरूरी नहीं है, मान लीजिए हम आर्गुमेंट नहीं बनाते, ऐसे ही लिखते हैं आईएनटी मेन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ये भी है इतना बना, तो सिर्फ सी में तो फिलोसफी है कि वाईडी प्रोवाइडेड है, हम रन कराना आसान है, वहाँ पे कंट्रोल F9 और ऑल F9 वगैरह रन करा लेते हैं। अब यही चीज़ हमको अगर पाइथन में करना हो, यही चीज़ हमको पाइथन में करना हो, तो क्या कैसे करेंगे हम लोग? पाइथन ये है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ओके, प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। कोई मेथड नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई मेन नहीं, कोई सेमीकोलन, कोई कर्ली ब्रैकेट, कुछ नहीं, हेलो वर्ल्ड। है ना आसान? एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। हम लोग दो नंबर का सम करते हैं जावा में। क्या करेंगे हम लोग? लिखते हैं INT A, B, A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20,
ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे ए प्लस बी, इसको करते हैं सेव। फिर आते हैं यहाँ पे कि जावा सी जावा एबीसी 30। क्या क्या करना पड़ा देखिएगा, दो दो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा इंटीजर टाइप का, फिर दोनों में वैल्यू असाइन करना पड़ा। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे int a कॉमा b a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग परसेंट डी, सॉरी कहाँ चला गया, परसेंट डी, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी। ठीक है, प्रिंटर परसेंट डी कॉमा ए प्लस बी। इतना बड़ा लिखेंगे तो मेरा 2 नंबर का सम निकलेगा। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे देखिए कितना आसान है, ए कॉमा बी बराबर 10 कॉमा 20, ए प्लस बी। ठीक है, ये फिर हम प्रिंट करना चाहें प्रोग्राम के थ्रू तो लिखेंगे प्रिंट ए प्लस बी 30। कितना कितना लाइन लगा, वहाँ नंबर ऑफ लाइन देखिए, यहाँ नंबर ऑफ लाइन देखिए। मैं कर दी ब्रेसेस सेमीकोलन, कोई इशू नहीं, कुछ कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं समझाना है, आपसे गलती भी कम होगी। कम लिखना है, कम रूल है तो गलती भी कम। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक जैसे यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई बराबर 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल, 5 वैल्यू कॉमा 50। हो गया, 10 ए के साथ, 20 बी के साथ, सी के साथ 30, डी 40, 50 ई के साथ। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ई, कितना है ई के साथ 50, सी के साथ 30। ठीक है, एक लाइन में मैंने 1 2 3 4 5 वेरिएबल डिक्लेयर भी किया और फिर वैल्यू भी असाइन किया एक ही लाइन में। तो ये बहुत आसान है, ये काम जावा में कैसे होता, तो 5 वेरिएबल को असाइन करने के लिए 5 5 लाइन तो ऐसे हो जाता है, और एक लाइन में हम अगर सबको डिक्लेयर करते तो वो किया। इतना ही नहीं, ये सारा का सारा वैल्यू अलग अलग भी हो सकता है, सारा आईएनटी को जरूरी नहीं है, बस ये लेट इट बी। हम लोग आगे बढ़े तो ये हमारा फ्री है और सिंपल है। दूसरा है फ्रीवेयर है और ओपन सोर्स है। फ्रीवेयर है और ओपन सोर्स है। फ्रीवेयर कहने का मतलब कि हमको इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे इसको यूज़ करने के लिए। ओपन सोर्स बिल्कुल ओपन है, इवन कि आप इसका कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग जब डाउनलोड कर रहे थे तो वहाँ पे सोर्स कोड भी आ रहा था। उसके बाद आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये फीचर कैसे हाई लेवल लैंग्वेज, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 2 तरह का लैंग्वेज है, हाई लेवल और लो लेवल। लो लेवल एक तो मशीन था, उसको छोड़ ही देते हैं। दूसरा था हमारा असेंबली लैंग्वेज, जो प्रोसेसर के प्रोसेसर का अपना जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है उस पर डायरेक्ट उसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो उस अगर हम लो लेवल की बात करें, अगर असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो हम वो एकदम प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। जिस आर्किटेक्चर पे सपोज कीजिए कि हम 486 इंटेल का उसका हमको सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शन सेट है पता है और उसका प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद में पेंटियम आ गया, पेंटियम 1 पेंटियम 2 आता रहा, तो उसमें क्या होगा कि हर हर प्रोसेसर के इंट्रोड्यूस होने पे हमको इंस्ट्रक्शन सेट भी बढ़ जाएगा, तो उस इंस्ट्रक्शन सेट को यूज़ करना सीखना पड़ेगा हमको। तो वो बहुत
लेंदी और बहुत कम्बरसम प्रोग्रामिंग था, और चूँकि हमारे पास बहुत लिमिटेड होता था, जैसे 8086 और 8088 में का जो प्रोसेसर था उसमें 30 या 40 इंस्ट्रक्शन सेट थे, तो वो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट प्रोग्रामिंग है। और आज हम जिस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं कि हम उस तरह का प्रोग्राम हम कर सकें। वो लोअर लेवल के लिए, कंपाइलर के लिए और सिस्टम प्रोग्रामिंग में उस लेवल के लिए चलता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग फीचर इसलिए है कि ये ईजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हमको लिखना है, और अब ये हम अच्छे से समझ सकते हैं, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। इसीलिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा प्रेफरेबल है प्रोग्रामर के लिए। कुछ ओके, तो इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो और कंफ्यूजन होगा। हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, इसके बाद हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट इज वोरा। वोरा मीन्स राइट वंस एंड रन एनीवेयर। ये ये इतना बड़ा फैसिलिटी है, इतना बड़ा एडवांटेज है, ये आप तभी समझेंगे जब आपको कोई एप्लीकेशन अलग अलग सिस्टम पे डिप्लॉय करने का काम मिला हो। और अगर सिस्टम डिपेंडेंट, जैसे हम सी की बात करें, हमको सी पे कोई बड़ा सा एप्लीकेशन बनाना है और वो हमको विंडोज़ के लिए बनाना है, और हमको लिनक्स के लिए बनाना है, और वो हमको मेन फ्रेम के लिए बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? वो हमको हर सिस्टम पे अलग से वो कंपाइल करना पड़ेगा, उस सिस्टम के कंफर्टेबल कंपाइलर लाना पड़ेगा। बहुत बड़ा वो इशू है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि हम किसी सिस्टम पे, मेरे पास विंडोज सिस्टम है, आपके पास लिनक्स सिस्टम है, आप कहीं भी प्रोग्राम लिखें, रन कराएं, बाइट कोड बनेगा, बाइट कोड को आप किसी सिस्टम पे डालें, वहाँ रन करेगा। तो हम पहले वाले सिस्टम डिपेंडेंट वाले में क्या होता था कि जब कोई क्लाइंट मेरे पास आएगा तो हम उससे पूछेंगे कि आपको कौन सा सिस्टम के लिए चाहिए, विंडोज़ के लिए चाहिए, लिनक्स के चाहिए, तो उसके हिसाब से देंगे। अभी हम लोग जो पाइथन डाउनलोड कर रहे थे, तो वहाँ पे विंडोज़ आ रहा था, सन सोलारिस आ रहा था, अदर प्लेटफॉर्म आ रहा था, वो सब आ रहा था बारी बारी से। तो प्लेटफॉर्म, ये जो पाइथन है जो हम लोगों ने डाउनलोड किया, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने विंडोज़ के लिए डाउनलोड किया है कि विंडोज़ पे ये काम करेगा और कोड जनरेट करेगा, लेकिन पाइथन जो कोड जनरेट करेगा वो सिस्टम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि अगर हम कोई सिस्टम डिपेंडेंट डाउनलोड कर एप्लीकेशन बनाएंगे, तो हमको डाउनलोड में बताना पड़ेगा कि भाई आप कैसे डाउनलोड कर रहे हैं। आप विंडोज़ के लिए हैं तो यहाँ डाउनलोड करें, लिनक्स पे हैं तो यहाँ डाउनलोड करें, और हर सिस्टम का डाउनलोड लिंक अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम पाइथन में बनाते हैं और सिस्टम इंडिपेंडेंट है, तो कुछ नहीं, बस डाउनलोड के लिंक रहेगा, आप जिस सिस्टम पे यूज़ करना चाहते हैं करें, आप डाउनलोड करें। पोर्टेबल, पोर्टेबल कहने का मतलब इसको हम समझ सकते हैं, जो टेलीकॉम का जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है, उस कंसेप्ट समझ सकते हैं कि एक फ़ोन नंबर है जो 10 साल से हम यूज़ कर रहे थे, और हम उसको चेंज करना, उसका जो सर्विस प्रोवाइडर, उसका सर्विस, उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो अगर हम दूसरा सिम खरीदते हैं तो मेरा नंबर चेंज हो जाएगा। तो अब क्या करें, तो जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कंसेप्ट है उसमें ये है कि आप नंबर को वही रख सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडर बदल सकते हैं। यहाँ वही काम है कि आज मैंने लाखों रुपए लगा के कोई एप्लीकेशन खरीदा था पाइथन का बना हुआ, और अब हम विंडोज से स्विच करना चाहते हैं लिनक्स की तरफ, तो मेरा वो जो एप्लीकेशन खरीदा हुआ था वो बर्बाद हो जाएगा या काम करेगा? क्योंकि हमारा पाइथन पोर्टेबल है, पाइथन पे बने एप्लीकेशन पोर्टेबल हैं, तो हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएं, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें, हमारा वो काम करेगा। ठीक है, ये एक बेनिफिट है कि आ, हम उस एप्लीकेशन के चलते ये हम हेल्पलेस नहीं रहेंगे कि हमको विंडोज़ ही यूज़ करना है या फिर हमको लिनक्स ही यूज़ करना है। हम जो चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पोर्टेबल है, हमारा कहीं भी रन करेगा। इसके बाद आता है डायनेमिकली टाइप्ड। दो चीज़ है, एक है डायनेमिकली और एक है स्टैटिकली।
स्टैटिकली कहने का मतलब कि हमको जो टाइप करना है वो सारा का सारा वो हम पहले करके रखेंगे। मतलब हाँ, कंप्यूटर प्रोग्राम रन करेगा, कंपाइलेशन होगा प्रोग्राम का, उसके पहले हमको वो सब टाइप कर देना है। छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं इसको। हम आते हैं पाइथन। ओके, तो हम लोग तो यहाँ देखे थे कि जब हम सी में, सी प्लस प्लस में या जावा में हम जब डिक्लेयर कर रहे थे वेरिएबल, तो हमको क्या करना पड़ता था, हमको डेटा टाइप बताना पड़ता था। यहाँ देखें क्या होता है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं a इक्वल टू 10 इक्वल टू 10, तो क्या, तो हमको तो कुछ बताना नहीं पड़ा। तो हम लोग लिखते हैं, देखते हैं क्या ये कौन सा वेरिएबल बनाया है, a। तो हम टाइप से हम देख सकते हैं, टाइप से हम लोग, ठीक है। तो int है, तो ये int खुद बन गया। कैसे बन गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक टाइपिंग। तो a में जो वैल्यू हमने रखा 10, अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू a में 10 आ गया। ओके, क्या अगर हम a में अभी कोई स्ट्रिंग पास करें तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा इंटीजर हो गया है। क्या होगा, करके देखते हैं एरर आता है कि नहीं। नहीं आया एरर। अच्छा, अब देखें टाइप a का क्या है। अच्छा, वाह, स्ट्रिंग हो गया। पहले वो इंटीजर था, इंटीजर के वैल्यू के अनुसार जैसे ही मैंने स्ट्रिंग रखा वो स्ट्रिंग हो गया। क्या ये संभव है किसी और लैंग्वेज में, एक बार हम int a बना दें तो क्या हम उस a में, उस प्रोग्राम में नीचे कभी हम a में कोई और वैल्यू स्टोर करा सकते हैं लीगली। फ्लोट स्टोर कराएंगे तो हमारा वो टर्नगेट हो जाएगा। अगर हम स्ट्रिंग कैरेक्टर कुछ कराएंगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। या ओके, तो ये इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग, ठीक है। तो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। जैसे सी हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ये भी है हमारा। मतलब हम कोई फंक्शन बिना क्लास के भी कोई फंक्शन बना सकते हैं, रन करा सकते हैं बिना किसी क्लास को यूज किए हुए। और इतना ही नहीं है, बिना, जैसे अब सी में तो क्या है कि मेन के अंदर तो रन कराना है, मेन के बगैर तो लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी भी आवश्यकता नहीं है, आप बगैर किसी फंक्शन के, बगैर किसी क्लास के भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, इवन क्लास भी बना सकते हैं, ठीक है। ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पाइथन जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। जैसे सी प्लस प्लस नहीं है, वैसे पाइथन भी नहीं है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है इंटरप्रेटर। हम लोगों ने पहले क्लास में बात किया था दो तरह के ट्रांसलेटर का, एक था कंपाइलर और दूसरा था इंटरप्रेटर। क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, बहुत गौर से समझिएगा। एक स्पीकर स्टेज पे आते हैं और वो इंग्लिश में एक पेज का स्पीच बोलते हैं इंग्लिश में, और पूरा का पूरा ऑडियंस जो है वो हिंदी समझती है, वो नहीं समझ पाती है। तो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा स्पीच पढ़ने के बाद जाके बैठ जाते हैं और एक दूसरा ट्रांसलेटर आता है और वो पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद करके पढ़ के सुनाता है। ये हो गया मेरा कंपाइलेशन, पूरा का पूरा पढ़ के चले गए और ये कंपाइल करके रखे हुए था और बाद में पढ़ दिया। इन बिटवीन जिस समय वो हिंदी अनुवाद पढ़ रहे थे, उस समय वो स्पीकर साहब चले गए, उनकी आवश्यकता नहीं थी। उनके बगैर वो, चूंकि उनका ट्रांसलेटेड कॉपी है हाथ में, तो वो अब पढ़ा जा सकता है। और सिर्फ वही नहीं पढ़ा जा सकता है, उसके बाद कहीं और भी जाना था, जब नहीं गए वो वहाँ की, भाई स्पीकर साहब नहीं आए हैं, उनका ये भाषण है, आप पढ़ देते हैं, सुन लीजिए आप लोग। ये हो गया एक तरह का ट्रांसलेशन, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन एक बार में हो गया। और पूरा का पूरा ट्रांसलेशन एक बार में हो गया तो मास्टर कॉपी जो था उसकी आवश्यकता अब नहीं है। दूसरा ट्रांसलेटर है, जैसे हम लोग देखते हैं ओथ लेते हुए, एक लाइन बोलते हैं इधर, एक लाइन इधर वाला बोलता है। तो अब
एक तरह का ट्रांसलेशन ये भी हो सकता है कि दो माइक लगा हो, दो पोडियम हो, दो माइक हो और एक इंग्लिश में एक एक लाइन बोल रहे हो और पॉज कर रहे हो और उस बीच में बगल वाला उसको ट्रांसलेट करके साथ में साथ साइड बाय साइड सुनाता जा रहा हो। इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। इसमें क्या अंतर हो गया? इसमें इंटरप्रेटर जो है वो तभी इंटरप्रेट करेगा जब स्पीकर साहब बोल रहे होंगे। स्पीकर साहब को रहना अनिवार्य है, कंपाइलर वाले में तो नहीं था, वो तो चले गए थे, उनका कंपाइल्ड था। तो ये है मेरा इंटरप्रेटर और कंपाइलेशन का डिफरेंस। प्रोग्राम के भाषा में समझे तो कंपाइल होने का मतलब होता है कि कंपाइल करने के बाद उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है, पूरा होल प्रोग्राम एक बार में कंपाइल होता है। कंपाइलेशन में बहुत सारे स्टेज है ना, पास 1 पास 2 है, सिंथेटिक का दे रहे हैं, सिमेंटिक एरर्स है, वो सब हम बात नहीं कर रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि वो तो कॉमन है, कहीं भी होगा, वो इंटरप्रेटर में भी होगा, यहाँ भी होगा। तो मेन है कि ये कोड जनरेट करके देता है और एग्जीक्यूटेबल कोड जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, और ये वाला जो है वो कोड जनरेट करके नहीं देता है, वो रन टाइम में जब हम रन कराते हैं तो लाइन बाय लाइन वो उसको इंटरप्रेट करता है और कोड जनरेट करता है। ठीक है, तो फास्ट कौन होगा? कंपाइल वाला, क्योंकि कंपाइल है, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग उसने कोड बना के रखा हुआ है, एग्जीक्यूटेबल कोड जो प्रोसेसर के समझ में आए, मशीन कोड में वो डायरेक्ट रन करेगा। यहाँ पे क्या होगा, या जब आपको रन कराना होगा तो आपको एक एक उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको फिर से आपको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डायरेक्टली, और कन्वर्ट करने के बाद आप स्टोर भी नहीं कर रहे हैं, कन्वर्ट करने के बाद सीधे प्रोसेसर भेज रहे हैं, तो सेकेंड टाइम रन कराएगा तो फिर वही काम करना पड़ेगा, थर्ड टाइम फिर वही काम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है कि जब भूख लगे तो खाना बनाना पड़ रहा है, तो टाइम लगेगा। पहले वाले में क्या है, खाना पहले से बना बनाया रखा हुआ है, जब भूख लगे तो खा लीजिए। तो ये हमारा इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इसके बाद हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल। एक्सेसिबिलिटी क्या है? जैसे वी कैन राइट कोड इन एनी अदर लैंग्वेज एंड एड इट टू द पाइथन, ये फैसिलिटी हमारे पास है। सपोज वी हैव सम फंक्शन रिटन इन द सी और सी प्लस प्लस और जावा, एनीथिंग, एनी लैंग्वेज, तो क्या हम पाइथन में फिर से लिखें उसको? नो, सेम कोड कैन बी यूज विद द पाइथन, हम यूज कर सकते हैं उसको। यहाँ पे एक इशू आ सकता है, अगर मान लीजिए कि हम सी या सी प्लस जो सिस्टम डिपेंडेंट टाइप का नेचर है जिसका, उसका प्रोग्राम हम पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं, तो हमारा पाइथन का जो सिस्टम इंडिपेंडेंट वाला जो फीचर है वो थोड़ा सा सफर करेगा। पाइथन तो है सिस्टम इंडिपेंडेंट, लेकिन उसके अंदर में उसके कोर में जो कोड रन कर रहा है वो सिस्टम डिपेंडेंट है, तो पाइथन भी सिस्टम डिपेंडेंट हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड कहने का मतलब क्या होता है कि पाइथन कोड, द कोड रिटन द पाइथन कैन बी एम्बेडेड विथ एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन आसान है, सीख सकते हैं हम बहुत आराम से, पाइथन में कोई भी कोड लिखना आसान है क्योंकि लाइब्रेरी बहुत एक्सटेंसिव है। तो हम पाइथन में कुछ भी लिख लिए और उसको हम किसी भी दूसरे लैंग्वेज में बंडल कर दिए, उसको इम्बेड कर दिए और रन करा दिए, काम खत्म हो जाएगा। कितना आसान है। तो पाइथन एक्सेसिबल भी है, मतलब पाइथन के अंदर दूसरा लैंग्वेज भी यूज हो सकता है, पाइथन खुद भी किसी और लैंग्वेज के अंदर इसका कोड हम लिख सकते हैं। ठीक, इसके अंदर बात है एक्सेसिव लाइब्रेरी। हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तो लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम ये समझते हैं, लाइब्रेरी समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कॉलेज में बुक का लाइब्रेरी है, आप जो भी लाइब्रेरी, आप जो भी बुक चाहिए आपको, जाएं लाइब्रेरी में, उठें जाएं और यूज करें उसको, कितना आसान है। अगर सारा बुक हमको बाई करना पड़ता है या कहीं से अरेंज करना पड़ता, उससे तो बच गए हम। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी कहने का मतलब कि छोटा मोटा जो कोड लिखना है हमको, वो सारा का सारा कोड ऑलरेडी रेडीमेड रूप से बना के फंक्शन के रूप में हमको दिया हुआ है, हमको सिर्फ यूज करना है, उसको सिर्फ यूज कर लेना है और हम मेरा प्रोग्राम बन जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम का जो नंबर ऑफ लाइन होगा कम हो जाएगा। एक्सेसिव लाइब्रेरी, तो कुछ लाइब्रेरी हम लोग करके देखते हैं, अच्छा लगेगा। हम लोग आते हैं यहाँ पे, हाँ पाइथन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग आए लाइब्रेरी में, तो जैसे मान लीजिए कि एज ए अर्थमेटिक कैलकुलेटर यूज करना है, तो कैसे करेंगे? 7 + 5 कितना हो गया? ओके,
तो हम लिखते हैं 6 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3, सॉरी माइनस 3, ओके। 8 पचे 40, 46 पचे 3 क्या 43, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे हम लोग लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाई 3, अच्छा बहुत बड़ा आया, तो इसको छोटा करना है, कैसे करें? तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको यूज़ करना है फॉर्मेट इसके अंदर 10 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 3, इसको बंद किए, कॉमा सिंगल कोट्स में 0.2f, अच्छा लिख दिए। हमको क्या हो गया, 2f लिखे थे तो 2 करेक्टर आ गया पॉइंट के बाद वाला, ठीक। मैथ का देखते हैं, लिखते हैं हम लोग इम्पोर्ट मैथ, ये इम्पोर्ट ये सब बातें बताएंगे, पर देखिए इम्पोर्ट मैथ लिखते हैं प्रिंट, हम दिखा रहे हैं कि लाइब्रेरी कैसे लाइब्रेरी है और उसको यूज़ करना, तो यूज़ करने से हमको क्या मदद मिलता है। मान लो 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे निकालेंगे, 6 आएगा। किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको अलग से लॉजिक और अलग से प्रोग्राम नहीं लिखना है, वो ऑलरेडी है मेरे पास। एक कैलेंडर देखते हैं, इंपोर्ट कैलेंडर इंपोर्ट हो गया। ईयर में हम लोग लिखते हैं 2020, मंथ में लिखते हैं हम लोग 10 अक्टूबर, ओके। इसका लिखते हैं हम लोग प्रिंट कैलेंडर डॉट मंथ YY कॉमा MM, तो हम रन करेगा, हाँ रन कर गया, चलिए सही था। तो इस तरह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग और है, एक लास्ट वन, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट स्टार, ओके। तो हम लोग लिखते हैं क्या, प्रिंट रैंड INT 0,9, चेक कर दे इसको, 9, ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है 0 to 9 के बीच। तो हम एक काम करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इसको यूज करते हैं ऐसे कि हम लोग OTP जनरेट कराते हैं इसका, रैंड INT 0,9 रैंड INT 0,9 रैंड INT 0,9, 1 2 3 4, जीरो कॉमा 9 0,9, 6 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 है, ओके। तो मेरा आया 80574, फिर एक बार 908081, फिर एक बार 899564, फिर एक बार, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे हम OTP जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा लाइब्रेरी है हमारा, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो देखेंगे। तो इसके बाद है मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, ठीक वैसे ही जैसे आप देखते हैं कि कोई एक थ्रेड हम ले, कोई एक थ्रेड अगर हम उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो बहुत सारे पतले पतले थ्रेड को जो उसको ट्विस्ट करके बनाया होता है, ठीक है। तो हमारा जो कोई भी एप्लीकेशन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ प्रोसेस होता है, वो भी ऐसे ही होता है, पतला पतला, उसमें मतलब उस प्रोसेस को, उसको बोलते हैं हेवी वेट प्रोसेस, उसको छोटे छोटे प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं, और छोटे छोटे प्रोसेस में डिवाइड करने से क्या होता है कि वो साइमल्टेनियसली रन करता है, मतलब पैरेलल में कंकरेंट प्रोसेस के ऊपर रन करता है। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है बहुत कम हो जाता है, एफिशिएंसी प्रोसेसर का बढ़ जाता है। और इसी को सक्सेस बनाने के लिए
हार्डवेयर में प्रोसेसर में कोर बनाए जाते हैं। ठीक, हम लोग जब सुनते हैं ना कि डुअल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर जो हैं वो अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट हैं। और अगर हम थ्रेड की बात करें तो थ्रेड जो हमारा है वो लो बिट प्रोसेस होता है। और जैसे ये देखें, अगर मान लीजिए कोई प्रोसेसर सिंगल कोर का लगा हुआ है, पहले सिंगल कोर के ही प्रोसेसर आते थे, तो थ्रेड वन इधर से, थ्रेड टू इधर से है, दो थ्रेड आ रहा है लेकिन कोर हमारा एक ही है, तो दोनों थ्रेड को बारी बारी से जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये 4 कोर है तो कोई प्रोसेस हम उसका 4 थ्रेड अलग अलग चारों कोर पे एक साथ रन कर सकते हैं। ये काम है। ठीक, आप ऐसा सोचिए कि हमको लंच बनाना है। अभी लंच में 4 तरह का मेनू हमको बनाना है और मेरे पास जो गैस स्टोव है उसमें एक ही बर्नर है, तो वो सिंगल कोर प्रोसेसर के जैसा काम करेगा। पहले हम पहला मेनू बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, फिर चौथा बनाएंगे, चारों सीरियल वे में बनेगा। अगर मेरे पास वैसा गैस बर्नर है जिसमें 2 बर्नर रखे हैं तो हम दो मेनू एक साथ बना सकते हैं। ठीक ठीक, वो हम डुअल कोर समझ लीजिए कि 2 कोर है और 2 थ्रेड है हमारा रन कर रहा है। तो 4 कोर मतलब 4 बर्नर वाला है और चारों एक साथ बनेगा मेरा। ठीक है, बहुत सारा इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, हम आपको सिर्फ समझाना चाह रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या है। तो हम अगर थ्रेड सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में अगर हम थ्रेड अपने प्रोग्राम में नहीं बनाएंगे तो ये थ्रेडेड और इतना कोर होने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम अगर सिंगल कोर का प्रोसेस बना रहे हैं और हम रन करा रहे हैं किसी ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे, तो वहाँ उसका 7 कोर जो है वो आइडल रहेगा और सिर्फ एक कोर पे मेरा पूरा प्रोग्राम रन करेगा। अगर हम उसको जब ज़्यादा कोर बनाते हैं तो वो जल्दी रन करता है। तो ये है हमारा। तो हमारा हम पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट यूज़ करके हम थ्रेडेड एप्लीकेशन बना सकते हैं जो बहुत फास्ट रन करेगा। उसका जो जितना भी वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं वो सबको बहुत डिक्रीज कर देता है और एफिशिएंसी बढ़ा देता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फेमस पाइथन आईडीई की। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ आईडी, उसका नाम है आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये फ्री है, हम लोग वही यूज़ करते हैं। दूसरा है पाइचार्म। पाइचार्म का भी एक फ्री वाला भी है और एक पेड भी है। तो लर्निंग वाला फ्री मिल जाए लेकिन ज़्यादातर सारे पेड ही होते हैं। तो ये सारा का सारा है। और दूसरा है इधर कोड एडिटर है, दोनों एक नहीं है, मतलब कोड एडिटर और आईडी इज़ नॉट सेम, अंतर है दोनों में। तो कोड जो आईडी होता है उसमें बहुत सारा सपोर्ट मिला होता है और जो हमारा जो कोड एडिटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है। मतलब अगर हम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं। उसमें हमको बहुत सा अलग से फैसिलिटी मिलता है। ओके, तो ये सारा का सारा फैसिलिटी हमको है। जैसे मान लीजिए कि हम डिबग करना है, इंटरप्रेट करना है, कंपाइलर को कॉल करना है, ऑटो कंप्लीट फीचर है, प्री डिफाइंड फंक्शंस को कॉल करना है, बिल्ड, तो ये सारा का सारा हम आईडी में कर सकते हैं लेकिन उसमें नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या होगा कि हमको उसको रन कराने के लिए हमको कंपाइलर के पास आना पड़ेगा या फिर हमको प्रॉम्प्ट पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आईडी हो गया। और लिमिटेशन में हम बात करें तो परफॉर्मेंस एंड स्पीड, चूँकि इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटेड है, इसीलिए जब रन कराएंगे तब इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो ये हम कहते हैं कि इसीलिए परफॉर्मेंस और स्पीड की बात होती है। 2 वर्ज़न में इनकम्पैटिबिलिटी है। एक्चुअली ये 2 वर्ज़न जो है वो दोनों 2 अलग-अलग है, इसलिए इनकम्पैटिबल है। थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क, जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए हमको डीजेंगो या फ्लास्क पे डिपेंड करना पड़ता है, तो ये फ्रेमवर्क हमको थर्ड पार्टी का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अच्छा हाँ, एक जो मोबाइल कंप्यूटिंग में वीक है, ये क्यों वीक है? इसलिए कि अ, इसमें इसका जो थर्ड पार्टी जो फ्रेमवर्क मोबाइल के लिए है, वो उतना डेवलप नहीं है। तो ये सारा का सारा इशू है। और चूँकि हमारा पाइथन बहुत जल्दी से इवॉल्व हो रहा है लगातार, तो ये प्रॉब्लम कितने दिन तक रहता है ये कहना मुश्किल है। आज के डेट में मोबाइल में सही में
मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत कम आपको ऐसा एप्लीकेशन दिखेगा जो पाइथन में बनाया गया हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे पाइथन का टोकन, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, इस सबों के बारे में बात करेंगे और छोटा मोटा प्रोग्राम करके देखेंगे। तब तक के लिए बाय।